हेलो एवरीवन। बेटा एग्ज़ाम का टाइम है, तुम हम लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर ही रहे होंगे। अब ऑडिट को लेकर जो तुम्हारी तकलीफ़ है, दर्द है, दुख है, उसे अपन थोड़ा दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो ऑडिट याद करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो तुम लोग सही तरीके से, सही पैटर्न से उसको याद नहीं कर रहे। अब याद कैसे करना है ऑडिट को, और जल्दी जल्दी कैसे पढ़ना है, स्पीड से कैसे पढ़ना है और रिवीजन कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर बच्चे के साथ ये आती है कि ऑडिट जब याद करने बैठता है तो वर्ड टू वर्ड याद करता है, पूरा ऐसे लाइन लाइन याद करेगा, ठीक है, ताकि भाई अपना वहाँ एग्ज़ाम में अपन कैसे लिखेंगे बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ऐसा। तो मैं तुम्हें बता दूँ तुम्हें पढ़ना कैसे। तुम्हें कोई वर्ड टू वर्ड ऐसा, कोई लाइन टू लाइन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अपना एक स्टूडेंट था तो वो रिवीजन वीडियो देख ली उसने सारी, ठीक है। अब रिवीजन वीडियो देखकर उसने क्या किया बच्चे ने कि उसको हर चीज़ का कॉन्सेप्ट पता पड़ गया। जैसे अभी ऐसे 560 है सब्सिक्वेंट इवेंट पे, तो उसको पता पड़ गया सब्सिक्वेंट इवेंट में क्या क्या बोलता है वो। 710 कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन पे, तो उसको पता पड़ गया कि 710 कंपेरेटिव इन्फॉर्मेशन वाला क्या क्या बोलता है। तो उसको सारी बातें पता पड़ गई कि भाई 710 में ये है कि जब 710 अप्लाई होगा तो करस्पॉन्डिंग फिगर होता है और ये अलग होता है। करस्पॉन्डिंग फिगर पे अपन को ध्यान नहीं देना होता, ओपिनियन में नहीं लेना होता, मगर 510 अप्लाई होगा या 560 अप्लाई होगा, वो पूरी बातें जो भी लिखी हुई है उसके अंदर। ऐसे ही 560 सब्सिक्वेंट इवेंट है, ठीक है। उसके बारे में अगर तुमने पूरा ज्ञान ले लिया चार्ट वगैरह से, जैसा मैंने चार्ट बनाया है, जैसे 560 का चार्ट है अपना ये ना। अपन ने देख लिया कि भाई अगर यहाँ से यहाँ मतलब ऑडिट रिपोर्ट के बाद ये रिपोर्ट अपन ने दे दी, डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो ऑडिट रिपोर्ट की डेट है, ठीक, इस डेट के बाद अगर कोई भी इवेंट हो रहा है तो ये लिखा है इवेंट अकरिंग बिटवीन द डेट, इस डेट के बीच में और इसके बाद कोई भी इवेंट अकर हो रहा है, ठीक, तो सब्सिक्वेंट इवेंट है। तो ये अपन ने पूरा देखा कि भाई यहाँ पर जो इवेंट होंगे बिटवीन द डेट, उसके लिए हमें क्या करना है, और रिपोर्ट के बाद फैक्ट बिकम नोन होंगे, फैक्ट बिकम नोन टू ऑडिटर, तो हमें फिर यहाँ क्या करना है। तो तुम्हें अगर इसका पूरा ऐसे ऊपर ऊपर से तुम्हें याद हो गया कि भाई रिपोर्ट के पहले मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट के बाद और रिपोर्ट के पहले कोई भी इवेंट होते हैं, तो फिर उसके लिए अपन ये सारे प्रोसेस परफॉर्म करते ही पूरा याद हो गया अपन को चार्ट, तो काफ़ी है, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाओ, पूरा रटने का, इसमें क्या क्या लाइन लिखी है उसका ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया सीए रश्मि इज द ऑडिटर ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। द ऑडिट रिपोर्ट फॉर द ईयर वॉज साइंड बाई हर, उसने रिपोर्ट साइन करी 19/4 को, इसकी ऑडिट कर रही है 31 मार्च की, 19/4 को साइन किया। 19/4 के बाद 25/4 द कंपनी रिसीव अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट डेट एन इंसेंटिव अमाउंट टू 5 करोड़ पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल ईयर 23-24 का 5 करोड़ का इंसेंटिव वॉज अप्रूव्ड, इट वॉज पेड टू द company receive a communication from central government that an incentive amount to 5 crore pertaining to financial year was approved, it was paid to the company before the end of the April, ठीक है। The financial statement of the company was not yet issued the shareholder को भी इशू नहीं किया। The board of director wish to include the incentive amount, अब board of director वो अमाउंट को इंक्लूड करना चाहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होगा, और इंक्लूड करने के बाद वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऑडिटर को कि नई रिपोर्ट इशू करें, ठीक है। तो एनालाइज द इशू इन्वॉल्व एंड गिव एन ओवरव्यू ऑफ द ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर ऑडिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो हमारी रिपोर्ट की डेट की 19/4, उसके बाद एक इवेंट हुआ 25/4 को, तो हमने रिपोर्ट साइन कर दी, उसके बाद इवेंट हुआ, मैनेजमेंट चेंज करना चाहती है, हमसे नई रिपोर्ट मांग रही है, तो यहाँ पर अप्लाई होगा 560, ठीक है। अब इसका जवाब एक बच्चे ने ये दिया, इसका जवाब बच्चे ने ये दिया। अब देखो क्या लिखा है उसने लिखा है अकॉर्डिंग टू 560 ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट हेल्प टू डिटरमिन हाउ टू डील विद सब्सिक्वेंट इवेंट और फैक्ट। ये बोलता है सब्सिक्वेंट इवेंट से कैसे डील करें, रेफरेंस दे दिया। अब शुरू हो जाती है कहानी, यहाँ पे पूरी कहानी चल रही है, ठीक है। ये कहानी चलने से पहले मैं तुम्हें बता दूँ कि जब भी ऐसा इवेंट होता है, रिपोर्ट के बाद की बात कर रहा है, ठीक है, तो अपन ने अपने चार्ट में पढ़ा था कि ऑडिटर को 3 काम करने होते हैं। देखो रिपोर्ट के बाद होगा तो हमें रेस्पॉन्ड करना होता है अप्रोप्रिएटली, तो ऑडिटर हैज टू रेस्पॉन्ड, इफ फैक्ट बिकम नोन टू ऑडिटर ही हैज टू रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। कैसे, डिस्कस, डिटरमिन, इंक्वायरी, 3 काम करके। पहले डिस्कस करेगा मैनेजमेंट के साथ और TCWG के साथ, फिर देखेगा अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, अगर है तो इंक्वायरी करेगा कि वो मैनेजमेंट अमेंड कैसे कर रही है, मैनेजमेंट इंटेंट टू एड्रेस कैसे एड्रेस कर रही है इसको, बस ये पढ़ लो, अमेंड कर रही है नहीं कर रही। अगर अमेंड कर रही है तो AP अमेंडमेंट में करो, नई रिपोर्ट इशू कर दो, ये सब अपन ने देखा, ठीक है, बस खत्म हो गया, ये बात लिखनी है वहाँ पर।
डिस्कस डिटरमिन इंक्वायरी। अब देखते हैं आंसर क्या लिखा है बुक वालों ने। पहले इन लोगों ने आंसर क्या दिया है वो देख लेते हैं। ये देखो ये क्या आ गया, डिस्कस डिटरमिन इंक्वायर, ठीक है। फिर इफ मैनेजमेंट अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑर्डर कैरी आउट करेगा ऑडिट प्रोसेसर और नई रिपोर्ट इशू कर देगा। फर्दर ऑर्डर शेल एक्सटेंड ऑडिट प्रोसेसर, पूरे लाइन लिखते हैं अपन, ऑडिट प्रोसेसर वो एक्सटेंड करेगा और फिर वो नई रिपोर्ट इशू कर देगा। ये लिखा हुआ है आंसर। बच्चे ने क्या लिखा और उसको नंबर मिले क्या? बच्चे ने लिखा अपनी लैंग्वेज में, व्हेन एनी फैक्ट बिकम नोन टू ऑडिटर, वही बात कि ऑडिटर को अगर पता चलेगा बैलेंस शीट डेट के बाद, ठीक है, मतलब वो रिपोर्ट के बाद, ऑडिटर इज नॉट लायबल फॉर द फैक्ट बिकम नोन, ऑडिटर उसके लिए लायबल नहीं है, ठीक है। इशू ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, हाउएवर ऑडिटर में सीक मैनेजमेंट एंड TCWG लिख रहा है, ऑडिटर में सीक मैनेजमेंट, ये बच्चे का आंसर है। हाउ मैनेजमेंट एंड TCWG प्लानिंग टू एड्रेस, सीधा एड्रेस लिख दिया, पहले आता है डिस्कस फिर डिटरमिन, नंबर मिल गया। कैसे वो एड्रेस कर रहे हैं वो देखो, ठीक है। इफ सो, अगर वो कर रहे हैं तो इफ चेंजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन, इशू ऑफ अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट, तो अगर ना हो प्रोहिबिटेड तो अमेंड करो, अमेंड करके रिपोर्ट इशू कर दो, इसके भी नंबर मिल गए। ऑडिटर विल अप्लाई ऑडिट प्रोसेसर इन द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंडेड, ऑडिटर विल इशू न्यू ऑडिट रिपोर्ट, नई ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दे। सिंपल सिंपल लाइन लिख दी। क्या लिखा है? ऑडिटर ऑडिट प्रोसेस अप्लाई करे और नई रिपोर्ट इशू कर दे। और यहाँ पर सजेशन में क्या लिखा है इसने? इतनी बड़ी कहानी लिखी है, ऑडिटर शैल एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसेस एंड प्रोवाइड अ न्यू ऑडिट रिपोर्ट, द अमेंडेड फाइनेंशियल हाउएवर द न्यू ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी डेटेड अर्लियर, वगैरह ये सब लिखा है, ठीक है। यहाँ पर अपन आए तो इसने मुद्दे की बात कर दी और ऑडिट रिपोर्ट शैल नॉट बी डेटेड बिफोर, सारी बातें लिख दी ऊपर वाली, है ना। अपने हिसाब से पॉइंट बना बना के लिख दिया। इस तरीके से पॉइंट बना बना के तुम्हारी बातें लिख दो। फिर बोलता है इशूइंग द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट इज प्रोहिबिटेड, फिर कि पता नहीं क्या लिख रहा है। ऑडिटर इशूइंग द अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट रिपोर्ट इज प्रोहिबिटेड बाय रूल और रेगुलेशन, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट नॉट इशू फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद ऑडिट रिपोर्ट टू प्रिवेंट द फ्यूचर रिलायंस ऑफ रिवॉर्ड, और वो बकवास। वो कह रहा है कि वो ऑडिटर उसको रिक्वेस्ट करे कि लोगों को बोल दो भाई वो भरोसा ना करे, रिलायंस की बात कर दी और रिलायंस के बाद अपन जो आगे बढ़ते हैं, ये मेटा इतना लिखने का था भी नहीं, ठीक है। देखो अंत कहाँ पर हो रहा है आंसर का, बस टू कंसिडर द इवेंट और इशू वगैरह, बस खाली काफ़ी, इतना काफ़ी। और रिलायंस वगैरह की तो बात ही नहीं करी इसने, नहीं करी ना, ठीक है। तो इसने बता दिया तुम्हें रिपोर्ट के बाद मैटर पता पड़े तो तुम डिस्कस डिटरमिन और क्या था इंक्वायर, ठीक है। डिटरमिन करो, अमेंडमेंट करना है और करना है तो इंक्वायर करो। तुम्हारी लैंग्वेज में याद रख लो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, जरूर थोड़ी है कि तुम्हें वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ेगा। अब देखो दूसरा क्या है, ये भी देख लो बुक का आंसर क्या है और इसने क्या लिखा है। ऑर्डर कैन नॉट नॉर्मली एग्जामिन, ऑर्डर सारा एग्जामिन नहीं कर सकता। सैंपल शुड बी सिलेक्टेड इन सच अ मैनर, सैंपल शुड बी सच अ मैनर दैट इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। विच सैंपल सिलेक्शन मेथड इज यूज इन द फॉलोइंग टू केस, दो केस दे रखे, इसमें सैंपल सिलेक्शन यूज कर रखा है, तो ये बताना है कौन सा वाला है। पहला, ऑर्डर ने डिवाइड कर दिया ट्रेड रिसीवेबल को 3 ग्रुप में, डिवाइड करना मतलब होता है स्ट्रेटिफाइड। ऑर्डर यूजेज अ सैंपल ऑफ 50 कॉन्सिक्यूटिव चेक ऑफ टेस्ट, एक साथ 50 चेक निकाल रहा है, ब्लॉक सैम्पलिंग, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है, आइडेंटिफाई कर लिया आइडेंटिफाई, उसका नंबर भी मिलेगा, साथ में अब एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो तुम्हारा एक एक नंबर तो आइडेंटिफाई करने का, अब एक्सप्लेन भी करना है। देखो इन लोगों ने क्या लिखा है स्ट्रेटिफाइड और सैम्पलिंग के अंदर, ये रहा सबसे पहला स्ट्रेटिफाइड, पूरे पॉपुलेशन को डिवाइड करना है टू बी टेस्टेड इन अ फ्यू सेपरेट ग्रुप्स कॉल्ड स्ट्रेटा। स्ट्रेटा प्लूरल होता है, स्ट्रेटम सिंगुलर होता है। तो जब तुम ग्रुप्स बनाओगे तो उसे स्ट्रेटा बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चे ने देखो क्या लिखा है, ये देख लिया, डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड इन अ फ्यू सेपरेट ग्रुप्स। बच्चे ने लिखा है, पहली बात तो आंसर ऐसे लिखना होता है सेंटर में, ठीक है। ऐसे आंसर पार्ट बी, तो 1 का ए बी ये सब एक साथ ही होंगे। अगर 1 के 4 पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के अगर 4 पार्ट है ABCD, तो चारों एक साथ ही होंगे। सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो, ए के बाद बी करना हो तो करो, सी करना हो तो सी कर लो, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस बदल सकते हो, ACBD भी कर सकते हो, मगर चारों पार्ट साथ में ही होंगे और ऐसे सेंटर में हेडिंग डलती है, ठीक है। देखो क्या लिखा है
इसने लिखा है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग डिवाइडेड द पॉपुलेशन इन सब ग्रुप, ठीक है, वहां लिखा हुआ था डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड इन फ्यू सेपरेट ग्रुप्स। तो जरूरी नहीं है तुम सेम टू सेम वर्ड यूज करो, डिवाइड द पॉपुलेशन टू सब ग्रुप। कोल्ड, इसने लिखा है स्ट्रेटम, बच्चे ने लिखा है स्ट्रेटम, नंबर मिले पूरे स्ट्रेटम। एन आइटम देर इन नॉन एज स्ट्रेटा, उसके अंदर के आइटम को स्ट्रेटा बोलते हैं, ठीक है। द हेट्रोजीनियस, ये बुक में दे रखा है ऐसा, ठीक है। फिर लिखा है द हेट्रोजीनियस ट्रांसेक्शन आर, क्या लिखा है, आर कन्वर्टेड इन ग्रुप ऑफ होमोजीनियस ट्रांसेक्शन एंड बाय सिलेक्शन आइटम ऑफ ईच ग्रुप इंक्रीज द चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल। अब लिखा देखो क्या है, हेट्रोजीनियस को होमोजीनियस में ट्रांसफर कर देते और सबके सिलेक्शन के चांस बराबर हो जाते, मतलब सबके सिलेक्ट होने के चांस होते हैं इसके अंदर। बच्चे ने इसके अंदर लिखा है कि एंड बाय सिलेक्शन आइटम ऑफ ईच ग्रुप इंक्रीज द चांस ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल के सिलेक्ट होने के चांस बढ़ा देता है। इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, सैंपल के सिलेक्ट होने के चांस बढ़ा देता है, हर आइटम के सिलेक्ट होने के चांस होते हैं, ठीक है। ये लिखना था, यानी कि क्वेश्चन में जो लाइन लिखी हुई है, इन लोगों ने क्या लिखा है, ये वाली लाइन क्वेश्चन की, ये पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए सैंपल, तो ऐसा लिखना था कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो लिख रहा है चांस बढ़ा देगा सैंपल सेलेक्ट करने के। देखो वो मुद्दे की बात पे ध्यान देता है चेकर, ठीक है। तो तुम लोग अपने लैंग्वेज में लिख लोगे, बात समझ में आ रही होगी ना उसको। ये पढ़ के अपन को समझ में आ गया, बच्चे को स्ट्रेटिफाइड समझ में आता है क्या होता है, तो बस नंबर मिल जाएंगे। अब ब्लॉक सैम्पलिंग में देखो क्या होता है, ब्लॉक सैम्पलिंग में कंटिन्यूअस ब्लॉक अपन सेलेक्ट करते हैं, तो ये लिखा हुआ दिस मेथड इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूअस आइटम, ये लिखना होता है ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूअस आइटम, ये लिखना होता है, ठीक है, फ्रॉम विद इन द पॉपुलेशन, ठीक। तो ये कीवर्ड है ब्लॉक ऑफ कंटिन्यूअस आइटम, ठीक है। इसने देखो क्या लिखा है, इन दिस मेथड, हाँ, ब्लॉक सैम्पलिंग इन दिस मेथड पॉपुलेशन इज क्लासिफाइड इन स्पेसिफिक नंबर ऑफ ब्लॉक। पहली बात तो पॉपुलेशन को क्लासिफाई करती ही नहीं है ब्लॉक में, ब्लॉक सैम्पलिंग में तो ब्लॉक निकाले जाते हैं, ठीक है। ब्लॉक में कोई क्लासिफाई नहीं करते, जैसे 50-50 के ब्लॉक नहीं बनाते, तो पहले तो बात ही गलत है, नंबर मिल गए 2, ठीक है, टोटल मिला के 4। अब देखो लाइन क्या लिखी, स्पेसिफिक नंबर ऑफ ब्लॉक फ्रॉम विच ऑल्टर सेलेक्टर रैंडम ब्लॉक टू ऑब्टेन द ऑर्डिनरी एविडेंस, खत्म, नंबर मिल गए। वहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है देखो, फिर बोल रहा है इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव मेथड, सही बात है, इफेक्टिव मेथड नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें सबको बराबर वो चांस नहीं मिलता सेलेक्ट होने का। और जो ब्लॉक होते हैं ना, ब्लॉक मेन बात पता है इसमें क्या आती है, जो ब्लॉक साथ में होते हैं ना, साथ में तुम निकालते हो तो उसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो दूसरे बिल रह जाते हैं, ठीक है। ये आंसर में लिखा है देखो, इन द गिवन कैन ऑर्डर यूज एज सैंपल ऑफ 50 कॉन्सिक्यूटिव ब्लॉक, ये लिखा हुआ है देखो यार, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें क्या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक। फिर एट अ वन टाइम विल नॉट गिव अ रीजनेबल बेसिस फॉर ओपिनियन, ओपिनियन का रीजनेबल बेसिस नहीं बनते, यानी कि इसमें सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक साथ बिल में, तो ये सही तरीका नहीं होता सेलेक्ट करने का। तो यहाँ पर लिखा है रीजनेबल बेसिस नहीं बनते, बच्चे ने लिखा है इफेक्टिव नहीं है ये सिलेक्शन, तो तुम लोग अपनी लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो, ज़रूरी है सेम टू सेम यही वर्ड छापने। इसीलिए कहता हूँ वर्ड टू वर्ड याद मत करो, सब चीज़ के सिर्फ मीनिंग देख लो, ठीक है, और थोड़ी बहुत चीज़ें अपनी लैंग्वेज में, तो अपनी लैंग्वेज में बोलना आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि रीजनेबल बेसिस नहीं बनते, बच्चा लिख रहा है इफेक्टिव नहीं होता इस मेथड, ठीक। ये बोल रहा है रीजनेबल बेसिस नहीं बनता, क्यों, ऑन द ओवरऑल पॉपुलेशन एट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इन अनयूजुअल ट्रांजेक्शन में नॉट बी कवर्ड, इसमें डिफरेंट टाइप के ट्रांजेक्शन कवर्ड नहीं होते, अनयूजुअल कवर्ड नहीं होते, ठीक है। ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, देख लो। इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव मेथड बिकॉज द सिलेक्शन डज नॉट अलाउ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन में इक्वल चांस नहीं होता, कितनी सिंपल, ऐसा कुछ भी लैंग्वेज जो भी दिमाग में आ रहा है ना। एंड समटाइम पॉसिबल दैट ब्लॉक डज नॉट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करे, समझ लो। इसीलिए लाइन टू लाइन याद करने जाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अपनी लैंग्वेज में याद करोगे जल्दी जल्दी स्पीड से, ब्लॉक सैम्पलिंग का मतलब ये होता है खत्म, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ठीक है। सारी चीज़ों को ऐसे स्पीड से पढ़ लो, पूरे ऐसे जितने भी आते हैं तुम्हारे सबको ऊपर ऊपर समझ लो कि भाई इसमें क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। हाँ, एक बार ऐसा करके पूरा याद हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो, हर चीज़ बता सकते हो कि भाई 550 में ये होता है, रिलेटेड पार्टी में 60 में ये होता है, सबसे सिक्योरिटी में 70 में ये होता है, 80 में ये होता है, सब पता पड़ जाए तुम्हें,
सारी बातें बोल सको। फिर मैटर पढ़ना हो तो पढ़ो ना एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए, कहीं को मैटर के पीछे पड़ गए हो पूरा, क्यों लाइन टू लाइन तुम्हें याद करना है, खत्म हो गई, तुम्हें पता पड़ गया ब्लॉक सैम्पलिंग में प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता, इफेक्टिव मेथड नहीं है, बस ये लिख कर आ जाओ, जरूरत नहीं उसमें लाइन लिखी हुई जो है ब्लॉक सैम्पलिंग के अंदर वही पढ़ना है। समझ में आई बात? आराम से याद करो, मस्त होकर याद करो, ज़्यादा लोड लेना नहीं है, बहुत ईजी है ऑडिट, बहुत ईजी, आराम से कर लोगे यार। तुम लोग परफेक्शन की तरफ दौड़ते हो तो चक्कर ये सब याद करने जाते हो हर लाइन, तो कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है। ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीथिंग यू एंड अप टू ट्राई टू कंट्रोल नथिंग। छोटी कक्षा में एक लाइन आती थी, सब कंट्रोल करने की सोचोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे, एक एक वर्ड पढ़ने की सोचोगे तो कुछ भी याद नहीं कर पाओगे और बर्डन हो जाएगा, और जो पुराना पढ़ा था वही भूल जाओगे, ठीक है। बस यही बता रहा था ऑडिट के अंदर। दूसरा एमसीक्यू गलती से भी छोड़ के नहीं आने, एमसीक्यू तो सारे ही करने, कोई नेगेटिव मार्किंग थोड़ी है तुम्हारा जो एमसीक्यू छोड़ के आ रहे हो, ठीक है। और भी अगर ऑडिट में कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक। तुम्हें सिर्फ हेडिंग पढ़ के सार पढ़ना है, और तुम्हें ऐसी पढ़ाई करनी है कि तुम्हारे अपन होते ना, कोई आगे अपने बच्चा बैठा है जिसको अपन बोल रहे हैं यार इसका आंसर क्या है, सिर्फ ऊपर ऊपर से बता दे बाकी मैं लिख दूंगा, ठीक है। ऐसे पढ़ना है तुम्हें, क्योंकि तुम बाकी तो लिख ही देते हो, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में बता दे यार मैं भूल ही गया हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बोल दे, बस बाकी तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख लूँगा, ठीक है। तो तुम ऐसे ही पढ़ाई करो। ये होने के बाद टाइम बचे तो थोड़ा और पढ़ो, पूरा पूरा पढ़ने जाओगे और नहीं हो पाएगा चैप्टर तो पूरा ऑडिट ही छूट जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस लेवल क्या बहुत डाउन हो जाता है। ऐसे पूरा पढ़ लेते हो, समझ लेते हो तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ऑडिट के अंदर, ठीक। आराम से मिलेंगे, कोई लॉ की लैंग्वेज होती नहीं है कि परफेक्ट बिल्कुल एज इट इज सेम ही लिखना है तुम्हें, ठीक है। लाइन इधर उधर ना हो, अपनी लैंग्वेज में आराम से लिख सकते हो, ठीक। नाम ऐसे के बराबर लिखाई में आएंगे, बस यही बता रहा था, यही चीज़ों का ध्यान रखना। चार्ट्स वगैरह सारे पढ़ लेना, जितने भी ऐसे के तुम्हें चार्ट्स दिए, ठीक। और बाकी तो कुछ भी बताने का नहीं है। ये टिक लगा रखा था अपन ने, आंसर वगैरह क्या है, तो इसमें कुछ खास बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो, ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम एज इट इज़ बिल्कुल यही लाइन होनी चाहिए, ठीक। चलो बस ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। और लास्ट मोमेंट चल रहा है, सर्दी का टाइम चल रहा है, ऐसा ना हो सर्दी के चक्कर में पड़े रहो बिस्तर में, ठीक है। बिस्तर छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही, ठंड के मारे पढ़ाई नहीं हो रही, रूम हीटर लाओ, कुछ भी करो, पढ़ाई करो, ठीक है। खर्चे पे ध्यान मत दो, आराम से खर्चा करो, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकट की चीज़ों में मत लगो, मोबाइल दिन में मत चलाओ, डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कोई भी तरह का, ठीक है। पढ़ाई में कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आखिरी टाइम चल रहा है, अगर अभी भी नहीं पढ़ोगे चक्कर बढ़ जाएगा, ठीक है। नींद पे थोड़ा कंट्रोल करो, ऐसे ना हो बार बार सोते रहो, और सोने का प्रॉपर टाइमिंग रखो। दोपहर को अगर मान लो नींद आ रही है तो थोड़ा पावर नैप ले लो, ठीक। पावर नैप थोड़ा टाइम की होती है, 15-20 मिनट की, तो ट्राई करो ऐसे पावर नैप लेकर पढ़ लो, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना और ज़्यादा भी नहीं सोना, ऐसे नहीं है कि जग जग के पढ़ाई कर रहे हैं, पागल हो गए, 2-3 दिन के बाद तो नींद ही नींद आई जा रही है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि सोए जा रहे हैं बस सोते रहे। तो अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो, फोकट की बातों को इग्नोर करो, स्टेटस जीपी लगाना बंद कर दो, सिर्फ ओनली पढ़ाई, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, बस अब पढ़ाई कर लोगे और 2 ग्रुप निकाल लिए तो फिर हमेशा का आराम है, जो करना हो जितना एंजॉय करना हो करना, ठीक है। और ज़्यादा लोड मत लेना, आराम से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। चलो आज के इतने, बाबी टेक केयर, हैव अ नाइस डे।